कांग्रेस महासचिव शकील अहमद के एक बयान से हंगामा मचा हुआ है। शकील ने कहा है कि 2002 के गुजरात दंगों से इंडियन मुजाहिदीन की उपज हुई। कांग्रेस ने शकील के बयान से तो खुद को अलग कर लिया, लेकिन बीजेपी नेता अरुण जेटली ने आरोप लगाया है कि यूपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए सांप्रदायिक राजनीति से चुनाव का एजेंडा बदलने की कोशिश में है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि धार्मिक उन्माद से पनपता है आतंकवाद। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि इंडियन मुजाहिदीन का गठन गुजरात दंगों के रिएक्शन में हुआ। इंडियन मुजाहिदीन का लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति में उनका सहारा बन रहे हैं और एक ऐसे दिमाग को दिखा रहे हैं जो कि इस तरीके की आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देता है। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने ट्वीट करके इस जंग की शुरुआत की थी। रविवार को तो बात आई गई हो गई, लेकिन सोमवार होते होते बीजेपी ने राशन पानी के साथ शकील पर चढ़ाई कर दी। 2004 से 2009 तक शकील अहमद साहब एक मधुबनी क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन आज वो मधुबनी मॉड्यूल का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आपको देखना होगा कि मधुबनी से कुछ ऐसे इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल मिले हैं जिसको मधुबनी मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। रविवार को शकील ने पटना में एनआईए की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का जन्म 2002 के गुजरात दंगों के बाद हुआ था। इतना ही नहीं, शकील ने अपने बयान में संघ और बीजेपी को सांप्रदायिक राजनीति नहीं करने की सलाह दी थी। जो भी लोग इस देश में सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे वो शिवसेना के लोग हों, उनको इस तरह के सांप्रदायिक राजनीति से बचना चाहिए। इंडियन मुजाहिदीन गुजरात दंगों के काउंटर में हुआ, अगर हम मान ले के साध्वी प्रज्ञा और वो इंडियन मुजाहिदीन के काउंटर में हुआ, जो कर्नल पुरोहित और लोग थे, तो उसके बाद तो ये सिलसिला एक के काउंटर में दूसरा, दूसरे के काउंटर में तीसरा, तीसरे के काउंटर में चौथा, तो हमारे देश की क्या हालत हो जाएगी। एक तो आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और उसमें भी गुजरात दंगों का कनेक्शन। शकील ने मानो यह बयान देकर मधुमक्खी के छत्ते में ही हाथ डाल दिया। जो बातें इंडियन मुजाहिदीन के प्रवक्ता बोल रहे हैं, वही बातें आज कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। शकील ने हमला संघ पर भी किया था, सो संघ के प्रवक्ता राम माधव ने भी कहा कि शकील अहमद आईएम के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। भारत में आतंकवाद अहमद जैसे समर्थकों की वजह से ही फलता फूलता है। शकील का दावा अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उनके इस बयान से पार्टी का लेना देना नहीं। नहीं, मैंने कहा है कि अब इट इज नॉट द कांग्रेस पार्टी लाइन, ये मैंने साफ कह दिया। मैम, राहुल ने जो कहा कि आप लोग वर्चुअल वर्ल्ड पे मुकाबला करें, साइबर मीडिया, मोदी लगातार टीम को हायर कर दे रहे हैं, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? किराएदार लोग और सच के जो हमारे कण से सच निकलेगी, इसमें बहुत फर्क होती है। लोग पहचान जाते हैं, सच की आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। आतंकवाद का जन्म होता है धार्मिक उन्मादता के कारण। जो भी धार्मिक उन्माद की बात करेगा, उसमें आतंकवाद उसका एक नतीजा होता है। रिएक्शन की राजनीति को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, गोधरा हुआ इसलिए अहमदाबाद हुआ। तो ये कहना कि गोधरा हुआ तो अहमदाबाद हुआ और अहमदाबाद हुआ तो अल मुजाहिदीन हुए, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। पार्टी के अंदर से लेकर बाहर तक बवाल मचने पर अब शकील ने भी अपने दावे को अखबार में छपी खबर का हिस्सा भर बताया है। मीडिया ने जिस तरीके से 21 जुलाई के मेरे ट्वीट को उछाला है, उससे मैं हैरान हूं। ये खबर 20 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स में छपी हुई है। हम आपको बता दें कि अखबारों ने एनआईए रिपोर्ट के हवाले से जो खबर छापी थी, उसके मुताबिक विवादित ढांचा विध्वंस और गुजरात दंगों के बाद 2003 में आईएम बना। इंडियन मुजाहिदीन का गठन जो है वो सिम्मी के पूर्व लोगों द्वारा गठित हुआ। सिम्मी का अपना गठन 1977 में हुआ और इसमें आईएसआई की एक बहुत सक्रिय भूमिका थी। फिलहाल कांग्रेस के किनारा करने के साथ विवाद पर पानी पड़ता दिख रहा है, लेकिन एनआईए रिपोर्ट और शकील के दावों के बाद ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या दंगों की वजह से ही देश में आतंकवाद पनपा।
शकील अहमद के ट्वीट ने इस सवाल को तो जन्म दे ही दिया है कि क्या दंगों से ही आतंकवाद पनपता है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से नेता जगदम्बिका पाल जी, बीजेपी से नलिन कोहली हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। कुछ और मेहमान भी आगे जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। जगदम्बिका पाल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। शकील अहमद जो कि कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, उन्होंने एक बात कही, उससे कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है। लेकिन जो शकील अहमद ने कहा उसने इस सवाल को जन्म दिया है कि क्या दंगों के बाद ही आतंकवादी संगठन अस्तित्व में आते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें हैं कि एक तो शकील अहमद ने कहा, उस पर जैसा आपने कहा कि पार्टी ने कहा कि ये कांग्रेस की राय नहीं है, और शकील अहमद साहब ने भी खुद कहा कि मुझे भी हैरानी है कि जो बात इकोनॉमिक्स टाइम्स में या इंडियन एक्सप्रेस में छपी अखबारों में और जो मेरे ट्विटर पे आधार पे, तो शायद उनका वो बयान या उनका वो आशय नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि अब ये बात कि गुजरात के दंगों के बाद इंडियन मुजाहिदीन का गठन हुआ, तो मैं समझता हूं कि अब न उससे कांग्रेस पार्टी का कोई वास्ता है और न शकील अहमद साहब जनरल सेक्रेटरी। नहीं, जगदम्बिका पाल जी, इतनी आसानी से खुद को किनारा कर लेना उस बयान से जिसने इतना बड़ा सवाल उठा दिया है। सर सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ये कहते हैं, जो अपने चैनल पर भी दिखाया है, उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूं हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ये उन्होंने शकील अहमद के बयान के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया उस पर कहा। दिग्विजय सिंह कहते हैं धार्मिक उन्माद से आतंकवाद पनपता है। तो सवाल उठता है कि कांग्रेस के ही ये नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस का तो ये मानना है कि हर हाल में देश में एक कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ हम तो उस बात को मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को एक परिवार की जो हम कल्पना करते हैं उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारना चाहते हैं। और जब भारत की ये नीति रही है कि हम एक मतलब विश्व बंधुत्व की और कम्युनल हार्मनी की, तो मैं समझता हूँ कि दंगा भी दुर्भाग्यपूर्ण होता है। हाँ। और आतंकवाद की घटनाओं को हमने हमेशा कहा कि आतंकवाद का ना कोई कलर है, ना आतंकवाद का कोई संप्रदाय है, ना आतंकवाद का। बहुत संक्षेप में जगदम्बिका पाल जी, क्या दंगों और आतंकवाद को जोड़कर देखा जाना चाहिए? नहीं, देखिए, दंगा एक अलग चीज है और आतंकवाद अलग चीज है। दंगा कहीं पे भी कभी सडन प्रोवोकेशन से या किन्हीं और कारणों से भी हो जाता है। कहीं फिरका परस्त ताकतें, सांप्रदायिक शक्तियां अपनी किसी राजनीतिक फायदे के लिए भी, आपने देखा हिंदुस्तान के किसी मुख्तलिफ हिस्सों में दंगा एकदम नियोजित करा दिया जाता है, जिसमें बाद में प्रशासन की भी और शासन की रिपोर्ट्स आई है कि उस दंगों के कौन जिम्मेदार हैं, गिरफ्तारियां होती। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उन दंगों से, अगर उन दंगे हुए किसी राजनीतिक फायदे के लिए, तो हम उसको आतंकवाद से जोड़ करके देखें। ऐसा कांग्रेस पार्टी नहीं। बीच की लाइन ले रहे हैं जगदम्बिका पाल जी। जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा सीधे सीधे आप उसके साथ भी नहीं है, और जो शकील अहमद साहब ने कहा सीधे सीधे आप उसके साथ भी नहीं है। आप बीच की कहीं लाइन ले रहे हैं। नलिन कोहली भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन बता दें अपने दर्शकों को, इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। अबू आजमी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले नलिन कोहली जी, किस तरह से आप जगदम्बिका पाल जी ने जो जवाब दिया है उससे देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता आतंकवाद और दंगों को जोड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने खुद इस बयान से किनारा कर लिया है। इस पूरे विवाद के कई पहलू हैं नेहा। पहली बात है कि जो देश की इस वक्त स्थिति है, जिसमें आर्थिक स्थिति को देखा जाए और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ग्रस्त है, चाहे भ्रष्टाचार से लेकर यूपीए सरकार जो है महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रही, बहुत मुद्दे हैं। तो उस सब में हमेशा कांग्रेस पार्टी चुनाव के पास आके गांधी परिवार तक अपना केंद्रित करती है कि उनका करिश्मा चले। अब जब ये सब फेल होने लगता है तो शायद कहीं ना कहीं उनको आवश्यकता पड़ती है इस प्रकार के विवाद करना और पूरी डिबेट को हटा देना, इन मुद्दों से एक नई डिबेट को क्रिएट करना। यही अरुण जेटली जी ने आज अपने एक लेख में कहा है। दूसरी बात है कि जिस प्रकार की ये राजनीति कर रहे हैं, पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है और आज पाकिस्तान जल रहा है, तो संभल के रहना चाहिए। देश हम सबका है, संभल कर बात करनी चाहिए। बहुत डेंजरस लाइन है। तीसरी बात इन्होंने जो कहा है दंगों को लेकर, सांप्रदायिक फोर्सेस को लेकर, तो मुझे लगता है कि अगर देखा जाए दंगे जहां पर भी होते हैं देश में बुरे हैं। पिछले 1-1.5 साल में उत्तर प्रदेश में तो दंगों का रिकॉर्ड रहा है और भाजपा शासित राज्य 2002 की हमेशा बात उठाते हैं, ये गुजरात की,
किसी भाजपा प्रशासित देश में कोई दंगा नहीं हुआ और गुजरात में तो 10 साल में हुआ ही नहीं। उसके बाद आप आइए अगली बात, जो आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, यदि ऐसी निकृष्ट और खतरनाक सोच हो तो फिर मुझे बताइए 1947 में दंगे हुए, क्या इस देश से आतंकवाद उठा? कई हर राज्यों में कई दंगे हुए। हाँ। आतंकवाद ऐसे नहीं पना। सिमी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन बनी, वहां से क्रिएट हुई इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन बैंड है भारत में, इंडियन मुजाहिदीन बैंड है यूएस से, उन्होंने कहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसके लिए ऐसी बातें करना, क्या शकील साहब उसके प्रवक्ता बनते हैं? चलिए, कई सवाल आप उठा रहे हैं, इन सवालों का जवाब नलिन मैं जगदम्बिका पाल से लूंगी। एक बात और, नहीं, मैं आऊंगी आपके पास। कहीं पर भी कोई जवाबदेही नहीं ली है। ठीक है, जिम्मेदारी नहीं ली आप कह रहे। ठीक है, चलिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अबू आजमी साहब, आपको क्या लगता है, क्या दंगों के साथ आतंकवाद को जोड़ना सही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि 92-93 में दंगे हुए और वो दंगे, उस दंगे में 2500 लोग मारे गए और 5000 करोड़ का नुकसान हुआ। इससे आतंकवाद नहीं कहेंगे, आतंकवाद ही है ये। आतंकवाद किसको कहते हैं? आतंक फैला देना, इलाके में आतंक रहना। 2500 लोग मारे गए, लेकिन टाड़ा लगा हुआ था, आज तक किसी एक को सजा नहीं हुई। नहीं, अबू आजमी साहब, दंगे हो या आतंकवाद, सवाल ये उठ रहा है कि दंगे होते हैं और क्या दंगे होने के बाद ही आतंकवादी संगठन अस्तित्व में आते हैं? क्या आतंकवादी संगठनों का जन्म ही होता है दंगे होने के बाद? देखिए, 2001 में सिमी पे जब बैंड लगा था तो किसी दंगे की वजह से नहीं लगा था, बल्कि अमेरिका में जब ब्लास्ट हुआ था तो सिमी को, ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से उस पर बैंड लगा। लेकिन सिमी के लोग आज भी हैं, अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, और अगर सिमी आतंकवादी संगठन है तो उस पर बैंड कर दो। लेकिन आज तक इसको कोर्ट में कोई प्रूव नहीं कर सका है। हाई कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया 265 पेज के जजमेंट पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अगली कोर्ट से जाकर फिर उस पर जो है वो लगा दिया है, बंदिश लगा दिया है, बैंड लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि तुरंत उसका फैसला करो। यदि वो आतंकवादी तो फांसी की सजा दो, लेकिन उसको फैसला नहीं करेंगे, उसको लटका कर रखे हैं कि ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इंडियन मुजाहिदीन नाम की कोई संगठन ही नहीं है, ये सिर्फ बनाई हुई संगठन है। अगर है तो मैं शकील अहमद साहब से पूछना चाहता हूं कि उसका रिक्रूटमेंट कहां हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहां है, उसके कौन सरगना लोग हैं, बताए ना जरा, कहां मुकदमा चल। देखिए, सिमी संगठन है तो वो यहाँ पे है, उसका मुकदमा चल रहा है, केस लड़ रहा है। आप इसे एक और नजरिए से देख रहे हैं, आप कह रहे हैं जिस संगठन का नाम लिया गया है वो आतंकी संगठन ही नहीं है। चलिए ठीक है, अबू आजमी साहब आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब भी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं आप। विक्रम सिंह जी, आपके अनुभव से मैं ये जानना चाहूंगी, संगठन है या नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो संगठन ही नहीं है, वो संगठन को एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ कि जहां शकील अहमद कह रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन का जन्म गुजरात के 2002 के दंगों के बाद हुआ, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं। आप कहते हैं कि आईएम नाम की कोई चीज है नहीं। ठीक है, वो एक अलग नजरिया उसे देखने का। लेकिन विक्रम सिंह जी, आपके अनुभव से जानना चाहूंगी, क्या दंगों और आतंकवाद को जोड़कर देखा जा सकता है? और पहले हुआ था 6 दिसंबर 1992 को। बिल्कुल देखा जा सकता है, बिल्कुल दंगे और आतंकवाद एक ही कड़ी है, अगर कहीं ना कहीं जुल्म ज्यादती होती है। विक्रम सिंह जी से मेरा सवाल है, एक्शन का रिएक्शन होता है। यहाँ इतने गंभीर विषय पे आप चर्चा कर रही हैं, पहले तो आप ये देखें कि जहां दंगे होते हैं वहां भी। जी बोलिए विक्रम जी। नेहा जी, क्या मैं अपनी बात प्रस्तुत करूं? हाँ नेहा जी, पहली चीज तो यह है कि इंडियन मुजाहिदीन ये एक नया अवतार है सिमी का। सिमी पे जब प्रतिबंध लगा तो उसके अन्य तमाम रूपों में उसका प्रागट्य हुआ, इसके कई लिंकेजेस हुए। इंडियन मुजाहिदीन, जिसके बारे में किसी को जानकारी करनी है, उनकी एक वेबसाइट है, जा करके देखें। ये एक बहुत ही क्रियाशील संगठन है। भटकल बंधु, जिनके बारे में सारा देश जानता है, सारा विश्व जानता है, उसके बारे में कहना कि ये ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, ये मैं समझता हूं कि किस प्रकार की कल्पना शक्ति की उड़ान है, ये समझ से परे है। नंबर 2, आतंकवाद हो या न हो सकता है जहां पर सांप्रदायिक सद्भावना न हो वहां पे भी विस्फोट हो। क्या जर्मन बेकरी में क्या कोई दंगा हुआ था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जहां विस्फोट हुआ था, क्या वहां पे सांप्रदायिक उन्माद हुआ था? नहीं। इनके स्लीपर सेल्स वहां पर क्रियाशील हैं,
जहां पर जो राष्ट्र के आइकॉनिक स्थान हैं, जहां पर इनको ये लगता है कि इनके दुश्मन मौजूद हैं और जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं वहां पर इनके द्वारा विस्फोट करके इनोसेंट लोगों की हत्या की जाती है। और ये कह देना कि ये बिल्कुल एक कल्पना शक्ति की बात है, ऐसी बात नहीं है। ये राष्ट्र विरोधी तत्वों संगठित रूप है और आईएसआई प्रायोजित है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पाकिस्तान निरंतर इस बात का प्रयास कर रहा है कि इस प्रकार की घटनाओं को होम ग्रोन टेररिज्म की तरह से प्रदर्शित करे, यानी कि भारत में उत्पन्न हुआ उग्रवाद। ठीक है विक्रम सिंह जी, आप अहम बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो बयान दिया गया है उससे बल मिलता है, उससे बल मिलता है जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उन्हें भी। अबू आजमी साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है सर, उसके बाद मैं आऊंगी, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, आप अपना सवाल पूछेगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या दंगों से आतंकवाद को जोड़ना सही है? क्या वाकई में ऐसा है या फिर इस बयान के पीछे कोई और मंशा भी है? जगदम्बिका पाल जी, आपने नलिन कोहली को सुना और खासतौर पर जो विक्रम सिंह साहब ने कहा उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इस तरह के बयान जब देश की सत्ताधारी पार्टी के बेहद जिम्मेदार नेता की तरफ से आते तो सवाल उठता है कि क्या ये बयान आतंकवाद को जायज ठहराने जैसा नहीं है? आज देश के नेता ये बात बोल रहे हैं, कल को कोई आतंकवादी संगठन अपने काम को अंजाम देते वक्त उसे डिफेंड करने के लिए यही बात बोलेगा। देखिए, नलिन कोहली जी ने एक अपने बयान दिया और एक विक्रम सिंह साहब ने कहा। विक्रम सिंह जी ने जो कहा है वो उन्होंने अपने पुलिसिंग के आधार पे, और जिससे मैं भी इत्तेफाक करता हूं कि बिल्कुल सही कि सिमी पे प्रतिबंध लगा। सिमी के प्रतिबंध के बाद जो आज इंडियन मुजाहिदीन भी है और उनके भी तमाम घटनाओं में है, तो इसलिए। लेकिन जिस बात को नलिन साहब ने कहा है, नेहा इस बात को देखिए कि आज उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जी का एक लेख है, उस लेख में उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जब चुनाव आती है तो इस तरीके से कुछ अपना ऑरा या एक पॉलिटिक्स को कमलाइज करना चाहती है। मैं नलिन जी को कहना चाहता हूं कि क्या 2004 से 2009 में हम जब थे तो 2009 का चुनाव हमने राइट टू वर्क पे लड़ा, मनरेगा पे लड़ा, कर्जा माफी पे लड़ा, या कहीं हमने 2009 के चुनाव में जब अगर कांग्रेस यूपीए 2 दोबारा साहब आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। शकील अहमद साहब का जो बयान है वो आतंकवाद को जायज ठहराने जैसा नहीं है। मेरा तो सीधा सवाल है आपसे सर। नहीं, देखिए जब शकील साहब ने भी अपने बयान पे हैरानी जता दी, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि उनके इस बयान से संबंध नहीं है, तो अब स्वाभाविक है कि उस बयान की कोई सार्थकता नहीं रह गई। और जब उस बयान पे हम स्टैंड कर रहे थे, शकील अहमद साहब ने हैरानी इस बात से जताई है कि मीडिया में ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन रहा है, लेकिन अपनी बात से वो पीछे नहीं हटे। वो तो कह रहे हैं कि एनआईए की चार्जशीट में ये है कि बाबरी मस्जिद और जो हुआ 2002 के दंगे, उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन अस्तित्व में आया। नहीं, देखिए कांग्रेस ने भी और होम मिनिस्ट्री ने भी उनके इस बयान से अपने को डिस्टेंस किया है। तो इससे साफ है कि मतलब अगर जो एनआईए की बात हो या चाहे गृह मंत्रालय की बात हो, मतलब उसमें कहीं ऐसा ये उल्लेख नहीं है कि अगर कहीं कोई सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उस सांप्रदायिक दंगों का से आतंकवाद पनपता है या नहीं है। बिल्कुल मैं सहमत हूं कि जहां सांप्रदायिक दंगे नहीं है वहां भी आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, क्योंकि आतंकवाद में तो जो है सॉफ्ट टारगेट हो, इनोसेंट लोगों की बड़ी किलिंग्स हो जाए, खूब एक रीजन ऑफ टेरर क्रिएट हो जाए। जो आतंकवादियों का एक मोटिव होता है कि वो एक अस्थिरता, डिस्टेबलाइजेशन, चाहे आतंक या चाहे उस तरह के एक पैदा करना खौफ, उसके नाते इस तरह की घटनाएं करते हैं। तो नलिन जी, अब कैसे देखा जाए इन चीजों को? जगदम्बिका पाल वो बात कह रहे हैं जो शकील अहमद नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पहले ही किनारा कर चुकी है इस बयान से, तो फिर सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी के इतने कद्दावर नेता ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी उनको समर्थन नहीं दे रही इस पर? मैंने पहले ही कहा, और अगर आप कांग्रेस पार्टी के कई कद्दावर नेताओं के बात देखेंगे, दिग्विजय सिंह जी भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। वो एक बयान देंगे और पार्टी कहेगी हम इसे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन स्पष्ट बात है कि बयान दिया क्यों, और अगर गलत बयान दिया जा रहा है तो उस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमेशा कार्रवाई जो है आप पूछेंगे, कांग्रेस पूछेगी इनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए, अपनी पार्टी में कर नहीं रहे। दूसरी बात है, शकील साहब का बयान आपने ही चलाया है, अभी पूरी दुनिया सुन रही है, कहीं पर भी उन्होंने इस बात से नजरअंदाज नहीं किया। वो बिल्कुल लगते हैं जैसे
आईएम के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में गरीबी और दिक्कतें बहुत लोगों को है, हिंदुओं को है, मुसलमानों को है, हर धर्म को है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा यदि उनके चिंता करनी है तो इस प्रकार की सांप्रदायिक बातें करके कोई फायदा होगा? 55 साल से कांग्रेस ने इस प्रकार की राजनीति की है, तो यदि मुसलमानों के नाम पर इस प्रकार की राजनीति करना चाहती है, सोचना चाहिए कि मुसलमान अगर लोग उनको लगता है कि हमारी हालत ऐसी है तो जिम्मेदारी की। अब आप लोकसभा के चुनाव में, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं इसको बाद अब नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप जरूर जवाब दीजिए। मैं कहना चाहता हूं 55 साल कांग्रेस ने देश को कहा अगर गरीबी है, 70% लोग गरीब के नीचे, जिसमें मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि जो जिस प्रकार का शासन इन्होंने दिया है उससे लोग गरीबी हटी नहीं। आज जो है आप डिबेट हटाना चाहते हैं कि महंगाई क्यों है, आप डिबेट हटाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार क्यों है, आप डिबेट हटाना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ गए। जी नहीं, हम क्या ध्यान बटाएंगे? नलिन जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा है? अगर आज टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग है तो जिस टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी खत्म हो जाएगा, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। आज उसी टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज कहा है कि 5वें स्थान पे गुजरात में है, चाहे वो कुपोषण के सवाल पे हो, चाहे विकास के हो। नहीं जगदम्बिका पाल जी, आज के इस चर्चा को हम इधर उधर नहीं ले जाएंगे, लेकिन इतना साफ है कि सवालों की फहरिस्त लंबी है। आजमी साहब, इस संदर्भ में आप एक सवाल पूछना चाहते थे। जी नहीं, मैं कहना चाहता हूं, देखिए ऐसा है कि दंगे जानबूझ के करवाए जाते हैं। दंगे करवाने के बाद दंगे पहले करवाए जाते हैं, दंगे करवाने के बाद फिर मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर पकड़ा जाता है। और आतंकवाद देखिए, जितने भी दंगे हुए, जितने भी आतंकवाद घटनाएं हुई हैं, चाहे मालेगांव की लीजिए आप, मक्का मस्जिद की लीजिए, हैदराबाद की समझौता एक्सप्रेस लीजिए, दरगाह अजमेर लीजिए, थाना लीजिए, परभनी लीजिए, पूर्णा लीजिए, मैं कितने गिनाऊं। इन सारे दंगों में पहले चिल्लाया गया इंडियन मुजाहिदीन, एक चारों तरफ एक माहौल इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ हो गया, पकड़ो उसको अगर है तो। लेकिन उसके बाद पकड़ा कौन गया? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पकड़े गए, कर्नल पुरोहित पकड़े गए, दयानंद शंकर पांडे पकड़े गए, चतुर्वेदी पकड़े गए, उपाध्याय पकड़े गए। और ये नहीं, इसका नाम कोई नहीं ले रहा है। ये अभिनव भारत जो संगठन बना हुआ है, ये संगठन इसलिए बना है कि दंगे होने के बाद इन संगठनों के लोग कहीं न कहीं बम ब्लास्ट करवाएं और इस देश में मुसलमानों को बदनाम करके हिंदू भाइयों से उनको लड़ाई करवाएं और तो मुसलमानों को इस देश में दो नंबर का शहरी बनाने की कोशिश है। क्या झूठ है? मैं विक्रम सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, ऑफिसर है क्या? मैं विक्रम सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, एक मिनट। नहीं, मैं विक्रम सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि अभिनव भारत के लोग जो पकड़े गए हैं उन पे वेजिंग वार का मुकदमा लगा हुआ है और उनका हेडक्वार्टर जो है आज जो है वो इसराइल में है और वो उन्होंने अपना झंडा बना लिया अलग से, उन्होंने अपना जो संविधान अलग बना लिया, इस देश को हिंदू राष्ट्र करने की तैयारी कर रहे हैं। वो नेपाल गए थे और उन्होंने कहा था हमारे इतने लोग हर साल ट्रेनिंग करेंगे और हिंदुस्तान में जो है इस तरह की घटनाएं करेंगे। क्या झूठ है क्या? ये जो भी यहाँ दंगा हो रहा है, दंगा करवाते हैं ये लोग। दंगा करवाने के बाद इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए यहाँ पर ऐसे संगठन बना करके इन्होंने साधु प्रज्ञा सिंह जैसे लोगों को बना करके यहाँ पर बम ब्लास्ट करवाते हैं। मैं कहना चाहता हूं जितने लोग बैठे हैं, आज दर्जनों अनगिनत लोग छूट चुके हैं जिनको इंडियन मुजाहिदीन या सिमी के नाम पर आतंकवादी पकड़े गए, 10-10 साल रहने के बाद आ गए हैं। लाइए से टीवी के ऊपर उनका आप विश्लेषण कीजिए। अबू आजमी साहब, आपकी बात पर विक्रम सिंह जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उन्हें सुन लेते हैं। सर, आपने उनसे सवाल पूछा। जी विक्रम जी। हाँ देना। नहीं, मैं उनकी प्रतिक्रिया में यही पूछूंगा कि अभिनव भारत के लोग क्या आज पकड़े गए हैं? क्या वो लोग जो है आज इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आज उन्होंने सब नहीं किया है? मैंने आपकी बात सुन ली और मैं उसका कानूनी जवाब देना चाहूंगा। आपने अपनी बात कह दी, जरा मुझे निवेदन कर लेने दें। आपकी बात मैंने सुनी और इसको बिना कम्युनलाइज कराए हुए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि कानून की परिधि के बाहर जो कोई जाता हो, किसी भी बिरादरी का हो, संप्रदाय का हो, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, बिना इस बात का ध्यान दिए हुए कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई। झूठ बात है ये। बिना इस बात का ध्यान नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं? मुसलमानों को जबरदस्ती बगैर कुछ किए हुए जेल में भेजा जा रहा है। आरोपी का कोई मजहब नहीं होता है। आपकी बात सरासर झूठ है। झूठ है ये।
नहीं, ये आपका सरासर परसेप्शन झूठ हो है। सकता है। एनआईए है हमारा लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। क्या हम ये मान ले ये अपंग हो गए हैं? क्या इनका मालेगांव के 9 लोगों को क्यों पकड़ा गया? 7 साल तक जेल में क्यों रखा गया? मैं ये जानना चाहूंगा उन्होंने कुछ क्या नहीं किया सारा था। कानून क्या एक तरफा हो गया है? ऐसा नहीं है। जी विक्रम जी, बात पूरी कीजिए अपनी। इन्वेस्टिगेशन में जहां भी गलती हो तो इसका पूरा प्राविधान हर पुलिस रेगुलेशन में है कि किसी ने अगर कोई गलत पूर्वाग्रह से कोई कार्रवाई की है तो उस पुलिस अधिकारी के ऊपर सेवा। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि अगर पुलिस अधिकारी ने कोई हल्का बयान दे दिया है तो हम अपने को अलग कर लेंगे। उसके खिलाफ केस रजिस्टर होगा, सेवा से डिसमिस किया जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। पुलिस अधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई हल्का फुल्का बयान देता है कि बाटला हाउस एनकाउंटर जो था वो फर्जी था या हम मुझे समझ दीजिए, घर चले यूपी जाएं। के सारे अफसर जिन्होंने खालिद मुजाहिद को पकड़ा, जिन्होंने हकीम कासिम को पकड़ा, उन सबको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? निमेश कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी तफ्तीश हो रही है। जिस दिन सबूत मिलेगा उनको तफ्तीश कुरिंदा अफसरान से पूछें। और सवाल इस बात का है कि जिनके बारे में आप कह रहे हैं ना, उनकी बहुत लंबी श्रृंखला है आपराधिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में। ये मंच नहीं है उसके बारे में चर्चा करने की, लेकिन राष्ट्र विरोधी तत्वों के बारे में अपनी बात कहने से पहले देख लें। उनकी बहुत लंबी श्रृंखला है और दिल्ली पुलिस ने उनकी संलिप्तता के बारे में बहुत पुख्ता रिकॉर्ड आईबी को और यूपी पुलिस को दिए हैं, जिनके नाम अभी आपने बताए हैं। तो एकदम से कह देना कि वो निहायत बेगुनाह थे, ये न्यायोचित नहीं। सब झूठ है। विक्रम जी, आपने अपनी बात कही, ठीक है। अबू आजमी साहब, आपने अपनी बात कही सर, आपकी बात पर नलिन भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी नलिन, जी नलिन बोलिए आप। कह देने से झूठ है, झूठ नहीं हो जाता है। जी नलिन बोलिए। मैं कुछ कहना चाहूंगा नेहा। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के बारे में भारतीय, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, उस पे इस तरह का की बातें ना की जाए कि सिर्फ मुसलमानों के साथ त्रासदी और ये हिंदू। गलत होता है, सही गलत होता है। इसमें कहीं पर भी धर्म जोड़ने का जो एक प्रयास होता है वो गलत होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा फक्र के साथ और गर्व के साथ कि भारत का मुसलमान जो है पाकिस्तान कभी भी नहीं जाएगा, वो भारतीय है। और हम लोग जो है अगर इस प्रकार के हम लोग संयम नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान आग के साथ खेला है वो एक चिंता का विषय यहां भी बन सकता है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहकर, हाफिज सईद को हाफिज साहब कहकर भारतीय मुसलमानों का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होता है डेवलपमेंट के थ्रू, देश में जोड़कर, आगे बढ़ के और पॉजिटिव सोच रखकर। और आखिरी बात जो अभी आपने कही थी, जगदम्बिका जी ने गुजरात का उदाहरण दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का उदाहरण दिया, तो मैं कहना चाहूंगा 55 साल के कुशासन का ये नतीजा है कि हम लोगों को ठीक करना पड़ता है। हलफनामे में यूपीए सरकार ने कबूला है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि पिछले 30 सालों में 50% हाईवे जो है सिर्फ 6 साल एनडीए के शासनकाल में बने। तो ऐसा है जगदम्बिका जी, एक एक आंकड़ा उठाकर बात मत करिए, हाँ, पूरे तथ्यों के साथ बात करेंगे किसी भी विषय। लेकिन नलिन, जो आपने शुरू से आप जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये कांग्रेस की तरफ से माहौल को कम्युनलाइज करने की कोशिश है, जगदम्बिका पाल जी आप अपना जवाब दीजिए। और उसके साथ ये सवाल भी जो उठाया जा रहा है कि क्या ये माहौल को कम्युनलाइज करने की कोशिश है? नहीं, ये तो साफ है। आप गोवा की कार्यकारिणी से आप देखें जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया, उन्हीं की पार्टी में अडवाणी जी से लेकर के बहुत लोगों ने किनारा कस लिया और ये साफ कहा कि ये देश मतलब किसी कट्टर या सांप्रदायिक के नेतृत्व में जेडीयू इनके 17 साल का साथी था, वो अलग हो गया। नहीं सर, मैं बीजेपी के बिहाफ पे नहीं पूछ रही हूँ सर, ये कांग्रेस पार्टी के लिए सवाल है मेरा। जगदम्बिका पाल जी, इस तरह के बयान देना, दंगों को आतंकवाद से जोड़ना, वो भी एक वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, आपकी पार्टी उसे सही नहीं मानती तभी किनारा कर रही है, फिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं आप? क्या ये विकास के मुद्दों से बहस हटाकर किसी दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश है आपकी पार्टी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी हमेशा चुनाव विकास के सवाल पे लड़ती है। आज हमारी पार्टी देश के जो आम आदमी हैं उनके कल्याणकारी योजनाओं के और उनके मुस्तकबिल पे चुनाव लड़ती है। ये तो इतिहास भाजपा का रहा है कि उन्होंने कभी राम मंदिर का नारा दिया, कभी उन्होंने कहा हम रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज अयोध्या के राजनाथ जी जाकर के अमेरिका में अबू आजमी जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, जगदम्बिका पाल जी पूछ ले। मैं एक बात
जी पूछ लीजिए। मैं जगदम्बिका भाई को नमस्कार, मैं उनसे पूछना चाहता हूं सर, मुझे बता दीजिए आप, आपकी पार्टी ने सिमी पर पाबंदी लगाया और हाई कोर्ट ने जब सिमी पे पाबंदी उठा लिया तो आपने सुप्रीम कोर्ट से भी पाबंदी लगा दिया, लेकिन जब आरएसएस पर पाबंदी 92 के बाद लगी थी तो हाई कोर्ट ने पाबंदी उठाया था, तो आपने तालियां बजाकर स्वागत क्यों किया? आपने सुप्रीम कोर्ट में उसको क्यों नहीं चैलेंज किया जिस तरह से आपने सिमी को चैलेंज किया है? मुझे तो इसका जवाब दे दीजिए आप। अबू आजमी साहब, माह रमजान आपको मुबारक हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे वो सिमी का ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, एक पुलिस अफसर बैठे हैं, ये किस समय किस पे बैन लगना है, ये कभी सरकार फैसला नहीं करती है। ये हाँ नहीं, मैं 1 to 1 जवाब दे रहा हूँ। अगर कोई बैन लगाती है, मैं 1 to 1 जवाब दे रहा हूं कि जब उसके खिलाफ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होंगी तो उस पर पुलिस की रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट, उसके इनपुट्स के आधार पर सरकार बैन करती है। और अगर ये लगता है कि किसी के खिलाफ कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं है तो वो बैन नहीं लगता है, बैन उसको हम लिफ्ट करते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि ये सरकार कोई पॉलिटिकली कोई मोटिवेटेड होकर के किसी संगठन को बैन करती हो, किसी संगठन के ऊपर से बैन को लिफ्ट करती हो, तो ऐसा नहीं है। चाहे आज इंडियन मुजाहिदीन हो या सिमी हो, इस पे साफ है कि हाई कोर्ट का भी एक बार कोई फैसला हो जाए, लेकिन अगर सरकार के पास ये पुख्ता सबूत है कि इनका कहीं न कहीं जो जेल में है उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते? ऐसा है नेहा, मैं कुछ कहना चाहूंगा, ये डिबेट किस पर है? नहीं अभिनव, ये डिबेट किस पर हो रहा है? मुझे नलिन जी यही तो यही चीज अभिनव भारत भी या आज हमारी दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रज्ञा हो ठाकुर या कर्नल पुरोहित हो, ये सब लोग आज जेल में हैं। ऐसा नहीं है कि अभिनव भारत के लोगों को नहीं। अगर डिबेट अबू आजमी साहब, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई क्रिश्चियन, कोई भी अगर आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होता है तो वो मतलब आतंकवादी उसकी कोई कास्ट वो तो आप कहते हैं, लेकिन इस तरह के बयान जो है वो क्यों सामने आते हैं? ठीक है, जगदम्बिका पाल जी आपने अपनी बात कही। नलिन, आपने कहा डिबेट किस पर है। दरअसल बात यह है कि जगदम्बिका पाल जी कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं जो शकील अहमद साहब ने कहा उससे इत्तेफाक नहीं रखता, हमारी पार्टी भी इत्तेफाक नहीं रखती है। तो कंफ्यूजन इसीलिए पैदा हो रहा है कि फिर इस तरह का बयान क्यों आया, जिसका जवाब अब तक जगदम्बिका पाल जी सीधे सीधे दे नहीं पाए हैं। लेकिन नलिन, मेरा सवाल आपसे, आप अपनी भी बात रखिएगा। जवाब में आपकी तरफ से ये भी कहा गया कि इंडियन मुजाहिदीन के मधुबनी मॉड्यूल के मुखिया की तरह बोल रहे हैं शकील अहमद। अगर आपको लगता है कि विकास के मुद्दे इस देश के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं और कांग्रेस माहौल को सांप्रदायिक करने की कोशिश कर रही है, तो आप प्रतिक्रिया ना दीजिए ना। आप भी तो कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ये कोई नहीं इनको मॉड्यूल्स बना रहे हैं, मैं इस पे मधुबनी मॉड्यूल्स बना रहे हैं, इनको आतंकवादी बना रहे हैं। नहीं एक मिनट में अपना जवाब दे दूं। जगदम्बिका पाल जी जवाब ले लेते हैं, फिर मुझे ब्रेक भी लेना है ना। हाँ ठीक है जगदम्बिका पाल जी पहले उनका जवाब लेते हैं। जी नलिन बोलिए। 3-4 यहाँ विषय मैं कहना चाहूंगा और उस पर स्पेसिफिकली आऊंगा आपके सवाल पे। पहली बात है, अभी तक इस पूरे कार्यक्रम में इंडियन मुजाहिदीन का आप ही के स्क्रीन पे उनका लोगो लगातार आ रहा है, तो मतलब ये एक संस्था है, ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जो मतलब जैसे अबू आजमी साहब थ्रू आउट कह रहे हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उनकी कल्पना हो सकती है। दूसरी बात है कि अबू आजमी साहब थ्रू आउट इस डिबेट में बात करें, अगर उनको इतनी चिंता है देश की, थोड़ा उत्तर प्रदेश में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दंगे तो उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे, देश में और कहीं दंगे अभी हो नहीं रहे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने मीनाक्षी जी का बयान का एक अंक दिखाया, आप पूरा बयान दिखा दीजिए और उसमें हम चर्चा कर देते हैं। एक अंक आपने उठाया, यहां जब शकील जी की बात हम कर रहे हैं तो शकील जी का पूरा बयान जो है वो सिर्फ इंडियन मुजाहिदीन पे है और एक रूप से उसके प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। नलिन कोहली जी का कहना है कि 55 साल से मुस्लिमों के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस की गलतियों को हमें ठीक करना पड़ रहा है। वहीं जगदम्बिका पाल जी ने कहा है कि मोदी की कट्टर राजनीति के कारण ही जेडीयू ने किनारा किया, सांप्रदायिकता की राजनीति कांग्रेस नहीं करती। नलिन कोहली का यह भी कहना है, जो हमने आपको बताया कि किस तरह से उनका आरोप
कि कांग्रेस राजनीति करती है सांप्रदायिकता की, कांग्रेस इससे इनकार करिए। अबू आजमी साहब का कहना है कि दंगों के नाम पर मुस्लिमों को पकड़ा जाता है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दंगे कराए जाते हैं। विक्रम सिंह जी का कहना है कि इंडियन मुजाहिदीन एक सच्चाई है, उस पर ISI का हाथ है, कानून हिंदू मुस्लिम में फर्क किए बगैर कार्रवाई करता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विक्रम सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर दंगे और आतंकवाद का कोई संबंध नहीं है, अगर दंगों के बाद आतंकवाद का जन्म नहीं होता, तो फिर इस तरह के बयान किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या ये आतंकवाद को जायज ठहराने जैसा है या नहीं? ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित ISI के माध्यम से इस प्रकार के संगठन फल फूल रहे हैं। दंगे हो तो क्या और न हो तो क्या? क्या जर्मन बेकरी में जो विस्फोट हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में जो हुआ था, जो दिल्ली राजस्थान में विस्फोट हुए थे, क्या दंगे के उपरांत हुए थे? नहीं, दंगे से इनका कोई लेना देना नहीं है। इंडियन मुजाहिदीन की अगर आप क्लेम देखें घटना को करने के उपरांत, तो ये स्पष्ट मालूम होता है कि ये इनके द्वारा प्रायोजित विस्फोट पड़ोस के देश द्वारा प्रायोजित किए गए हैं। इसमें बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जा रही है। NIA, CBI, IB व्यवसायिक दक्षता के पर्याय हैं। इनके द्वारा किसी को फंसाया नहीं जाता है, और अगर फंसाया जाता है तो पूरी श्रृंखला इस बात की जांच करने के लिए है कि क्या किसी को फंसाया गया है। अब आई बात डिबेट की। अगर आप डिबेट को देखें, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, और मैं एक I may win or lose, my country should not lose। बाटला हाउस का इनकाउंटर होता है, तफ्तीश में ये बात आती है कि आरोपी कुछ दिन पहले एक विशिष्ट नेता के यहाँ गए थे। उसके बाद एक नया तकिया कलाम एक पैदा हुआ है कि बेगुनाह नौजवानों को, गुनहगार और बेगुनाह तो न्यायालय बताएगी। हम, आप या राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता ये स्पष्ट नहीं करेंगे कोई बेगुनाह है या गुनहगार है। अपने मन से कि बेगुनाह नौजवानों के हम न्याय दिलाएंगे। न्याय दिलाने के लिए पूरी न्यायपालिका क्या अपंग हो गई है? क्या वो भी अपंग हो गई है? बकौल आपके क्या पुलिस की तरह वो भी एक तरफा कार्रवाई कर रही है? ये कदाचित असंभव है। सिर्फ वोट की सस्ती राजनीति के चलते राष्ट्रहित को तिलांजलि देते हुए इस प्रकार के हल्के बयान दिए जा रहे हैं। जगदम्बिका पाल जी, मेरा ये कहना कि जैसे आप लगातार एक बात जिसपे कांग्रेस ने किनारा कहा और शकील साहब ने हैरानी की, लेकिन नलिन कोहली साहब से पूछ लीजिए कि वो ये कहें कि शकील अहमद जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हों कि वो इंडियन मुजाहिदीन के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, या उनको ये कह रहे हो कि मधुबनी मॉड्यूल्स के रूप में हो, तो फिर क्या उस पार्टी के तरफ से भी कोई डिस्टेंस किया जाएगा या खेद प्रकट करेंगे कि शकील अहमद साहब को भी एक तरह से वो आतंकवादी ही कह रहे हैं? अगर शकील अहमद साहब के उस बयान पे जिस पे उन्होंने खुद भी मतलब किनारा किया और पार्टी ने भी, तो अब उसके बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाए तो इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना कोई बात हो सकती है? नलिन जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? अभी तक वही बात कह रहे हैं उनकी प्रवक्ता मीनाक्षी जी। ऐसा है जगदम्बिका पाल जी, जो जिम्मेदाराना बात होगा या जिम्मेदाराना जो कार्रवाई हो सकती है वो ये है बिना भेदभाव के देश को ठीक चलाना, ये देखना कि हर व्यक्ति के पास खाना हो, घर हो, नौकरी हो, और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के माध्यम नहीं, हर व्यक्ति को। और यदि आप देश को ठीक चलाए, अर्थव्यवस्था को मजबूत रखेंगे, तो चाहे मुसलमान होगा, चाहे हिंदू होगा या किसी धर्म का होगा, वो पलेगा, फनेगा, खुश होगा। मतलब जिम्मेदारी वहां है। इससे जितना मर्जी आप प्रयास कर लीजिए, देश के सामने यही मुद्दा है। नलिन जी, आपने मधुबनी मॉड्यूल जो वो खास तौर पर कह रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा आपने। उस पे भी कह देता हूं, मैं तो संक्षेप में प्रवक्ता बना दिया, इंडियन मुजाहिदीन का प्रवक्ता हमारे नहीं, सवाल वही था ना उनका। मॉड्यूल जो कह रहे, मैं उस पे भी कह देता हूं, मैं इस पर भी कर देता हूं। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वो प्रवक्ता के रूप में दिख रहे हैं। अगर आप जो है जैसे ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, तो आप दिखाते हैं कि हमारी श्रद्धा ओसामा बिन की तरफ है, लादेन की तरफ है। हाफिज सईद जो भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, उसको हाफिज साहब कहते हैं, तो आप कहते हैं हम उसे इज्जत देते हैं। तो वैसे ही उसी श्रृंखला में यदि आप अगर इंडियन मुजाहिदीन को स्पेसिफिकली बताने की कोशिश करेंगे, नहीं नहीं ये तो बेचारे ऐसे हुए क्योंकि ऐसा हुआ है, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकालना ज्यादा कठिन नहीं है। जगदम्बिका पाल जी, शकील अहमद साहब ने कहीं इंडियन मुजाहिदीन का
को डिफेंड नहीं किया, इंडियन मुजाहिदीन को कहीं तारीफ नहीं किया, और इंडियन मुजाहिदीन को प्रतिबंधित संगठन हमारी सरकार ने बनाया, इसके बाद आप उनको इंडियन मुजाहिदीन का प्रवक्ता बना दें, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस लेवल पे राजनीति पे आ गई हो कि एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को? नहीं जगदम्बिका पाल जी, वो तो फिर कांग्रेस से भी सवाल पूछा जाएगा कि दंगों और आतंकवाद को जोड़ने की क्या जरूरत थी, फिर तो वो आपकी पार्टी पे भी लागू होगा। बहुत बढ़िया। मैं जो कह रहा हूँ थ्रू आउट मैं कह रहा हूं, मैं तो इस डिबेट के पूरे दरमियान में यही कह रहा हूं कि जगदम्बिका पाल जी और कांग्रेस पार्टी पूरे डिबेट को बदलना चाहती है। मुद्दे क्या हैं, उनसे भटककर अलग मुद्दे करना चाहती है। यही अरुण जी ने अपने लेख में लिखा है, यही चलिए ठीक है। आप लोगों के बीच तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। नलिन माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त कम है। अबू आजमी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, विक्रम जी ने, ठीक है जगदम्बिका पाल साहब, वक्त बचा, मैं आपके पास आऊंगी सर, लेकिन अबू आजमी साहब, जो विक्रम जी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति के लिए तिलांजलि दी जा रही है राष्ट्रीय हित को, ऐसे बयान देकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं विक्रम सिंह जी की बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। इंसाफ बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज जो है ब्यूरोक्रेसी के लोग, आज पुलिस अफसर लोग, आज सीबीआई के लोग नाइंसाफी लगातार कर रहे हैं, और मेरे पास इसका एविडेंस है। अगर आप चाहिए तो मैं आपके सामने बैठ करके दूध का दूध पानी का पानी करने को तैयार हूं। आज मालेगांव के लोग पकड़े गए, 9 लोग पकड़े गए, उसको एटीएस ने इंक्वायरी किया, उसको सीबीआई ने इंक्वायरी किया, सबने दोषी ठहरा दिया, लेकिन एक आदमी असीमानंद जी का स्टेटमेंट आने के बाद एनआईए ने कहा ये लोग बेकसूर है। मैं कैसे मानूंगा साफ होता है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं संक्षिप्त में कि इंडियन मुजाहिदीन से हिंदुस्तानी मुसलमानों का कोई लेना देना। अबू आजमी साहब, वक्त मेरे पास इतना ही है सर, आपने अपनी बात रखी, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। दंगों को किसी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सवाल यह है कि दंगों और आतंकवाद को जोड़ना आपस में कितना सही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।